नमस्ते बच्चों। कैसा लग रहा है आपको बाल विकास को पढ़ना? आशा है आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, हम बाल अध्ययन विधियाँ पढ़ रहे हैं और बाल अध्ययन विधियाँ के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि बाल अध्ययन विधियाँ क्या होती है और हमने पहली विधि क्रमबद्ध चरित्र लेखन के बारे में अध्ययन किया था और मैं आशा करती हूँ आपको वो समझ में आया होगा। अब हम अगली विधि के बारे में, जिसका नाम है निरीक्षण विधि। ये एक दूसरी विधि के रूप में हम पढ़ रहे हैं। पहली थी क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, दूसरी है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि का जो उपयोग होता है वो छोटे बच्चों और शिशुओं की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। बाल मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में सबसे पहले इसका उपयोग बच्चों जर्मनी में हुआ था और अमेरिका में वाटसन ने इस विधि का प्रयोग सबसे पहले बालकों पर किया था। और उन्होंने क्या किया था कि इन अध्ययनों में वन वे विजन स्क्रीन का उपयोग किया था। इस प्रकार की विधि में क्या होता है बच्चों की एक पर्दा होता है और पर्दों में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती थी कि निरीक्षक ही बालक को देख पाए, बालक निरीक्षक को नहीं देख पाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो निरीक्षण करने वाला है वो है निरीक्षक। तो बालक ही को केवल निरीक्षक ही देख पाता है, लेकिन बालक निरीक्षक को नहीं देख पाता है। निरीक्षण विधि में इस प्रकार के पर्दों से निरीक्षण कक्ष का निर्माण किया जाता है और इस विधि में बच्चों क्या होता है कि कक्ष में उपस्थित, अभी भी हम यही प्रणाली काम में ले रहे हैं निरीक्षण विधि में। इस विधि में इस प्रकार के पर्दों से निरीक्षण कक्ष का पहले निर्माण करते हैं और कक्ष में उपस्थित बालक का या बालकों का, अगर एक से अधिक बालक है तो उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो बालक या बालकों के व्यवहार का निरीक्षण करता है। कौन करता है? अध्ययन करता है, यानी कि निरीक्षक। और वो कहाँ से अध्ययन करते हैं? कक्ष के बाहर से इसका अध्ययन करते हैं। यानी कि बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो कक्ष होता है और उसका जब उपयोग किया जाता है तो वातावरण की बाधाएं और निरीक्षणकर्ता की उपस्थिति का उस पर, यानी कि निरीक्षण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई बच्चों? जैसा कि अभी हमने बात की कि निरीक्षण किया जाता है, बच्चों को देखा जाता है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता है कि हमारा कोई निरीक्षण कर रहा है या निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। यह बात बच्चों को नहीं पता होती है। बालक रहता है निरीक्षण कक्ष में, निरीक्षक रहता है कक्ष के बाहर, निरीक्षणकर्ता जो होता है वो होता है कक्ष के बाहर। तो अब वातावरण की बाधाएं और निरीक्षणकर्ता की उपस्थिति, कई बार क्या होता है बच्चे कि दूसरे लोगों की उपस्थिति में बच्चों के व्यवहार में स्वाभाविकता नहीं रहती है, परिवर्तन आ जाता है और इस परिवर्तन के कारण उसके निरीक्षण में प्रभाव पड़ता है, ऑब्जर्वेशन में प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस विधि में निरीक्षणकर्ता की उपस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों ही अलग अलग जगह होते हैं। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि ये जो कक्ष होते हैं, ये जो कमरे होते हैं जिनमें कि निरीक्षण किया जाना है, इतने बड़े बनाए जाते हैं कि बच्चे को उसके अंदर घर जैसा वातावरण ही महसूस होता है। तो वहाँ वो अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल और आरामदायक फील करता है और नेचुरली बिहेव करता है। और नेचुरली बिहेव करने के कारण क्या होता है कि आसानी से उसका अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि द्वारा बाल व्यवहार के निरीक्षण में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रणालियों को अपनाया है, जिसमें पहली है डायरी डिस्क्रिप्शन, जिसे कि हम बायोग्राफी मेथड भी कहते हैं। डायरी डिस्क्रिप्शन को हम बायोग्राफी मेथड भी कहते हैं। ये बायोग्राफी मेथड, जैसा कि अभी हमने ऊपर बात की, वही कहलाता है जिसमें कि निरीक्षणकर्ता कक्ष के बाहर और निरीक्षण करने, जिस बच्चे पर निरीक्षण किया जा रहा है वो बच्चा कक्ष के अंदर होता है। ठीक है। दूसरी प्रणाली है स्पेसिमेन डिस्क्रिप्शन टेक्निक। इसका उपयोग अनेक मनोवैज्ञानिकों ने किया है बच्चों और अलग अलग समय में किया है। 1940 से 1955 के बीच में अधिकतर इसका प्रयोग किया गया। इस प्रणाली में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बालक द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के प्रतिदर्श तैयार कर लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि बालक के सामने क्या किया जाता है, अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है।
बालक उन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार कर रहा है, इस व्यवहार का एक सैंपल तैयार कर लिया जाता है। और कई प्रकार के इस तरह के सैंपल तैयार किए जाते हैं, या हम कहें नमूने तैयार किए जाते हैं। और फिर इन नमूनों की, ये जो विभिन्न नमूने इकट्ठे हो जाते हैं ना, इन नमूनों की तुलना की जाती है और व्यवहार के संबंध में निष्कर्ष लिया जाता है। इसको हम कहते हैं स्पेसिमेन डिस्क्रिप्शन टेक्निक। बात समझ में आ गई? अलग अलग परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का क्या क्या बालक का व्यवहार रहा है, उसका क्या किया जाता है, प्रतिदर्श सैंपल या नमूना तैयार कर लिया जाता है। और जो भिन्न भिन्न नमूने होते हैं उनकी तुलना की जाती है और फिर इस व्यवहार के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये हमने अभी बात की स्पेसिमेन डिस्क्रिप्शन टेक्निक के बारे में। तीसरी प्रणाली जो काम में ली जाती है, जिसका उपयोग वैज्ञानिकों ने 1959 तक किया है और अभी भी कर रहे हैं, जिसे कि हम इवेंट सैंपलिंग कहते हैं। बच्चों यहाँ इवेंट लिखा हुआ है, आप इसके आगे सैंपलिंग जरूर लिख लीजिएगा। इसे हम इवेंट सैंपलिंग कहते हैं। इसमें बालक के व्यवहार से संबंधित किसी परिस्थिति विशेष का सविस्तार अध्ययन किया जाता है। बात आप समझ रहे हैं कि बालक ने क्या व्यवहार किया और किस परिस्थिति विशेष में किया। जरूरी तो नहीं है कि वही बच्चे का व्यवहार हर प्रकार के वातावरण और हर प्रकार की परिस्थिति में हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो किस प्रकार की विशेष परिस्थिति में बालक ने वो व्यवहार किया है, उसका विस्तार से अध्ययन किया जाता है। जैसे बच्चों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बालक झगड़ रहे हैं और उस परिस्थिति का अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, तो झगड़ा क्यों हुआ, झगड़ा किन परिस्थितियों में हुआ, झगड़ा कितनी देर चला, कैसे, क्यों, कब, कहाँ आदि प्रश्नों के आधार पर ये वाला अध्ययन निर्भर करता है। ठीक है, ये तो बच्चों हमने बात की निरीक्षण विधि के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में और वो भिन्न भिन्न प्रणालियां जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। हम बात करेंगे कि निरीक्षण प्रणाली के बारे में, थोड़ी सी सैद्धांतिक पक्ष को हम समझेंगे। गुडे और हार्ट ने कहा है कि विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और हमारे तथ्यों की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, इसको वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण किया जाता है। बच्चों, निरीक्षण विधि को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। यंग 1954 में 1954 में यंग ने बताया कि निरीक्षण जो होता है वो नेत्रों द्वारा सावधानी से की जाने वाली प्रक्रिया है। यानी कि नेत्रों द्वारा से मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ऑब्जर्वेशन टेक्निक इसे कहा जाता है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए देख करके सावधानी से नेत्रों द्वारा देखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद निरीक्षण किया जाता है, इसे हम निरीक्षण विधि कहते हैं। निरीक्षण विधि में अध्ययनकर्ता यानी कि अध्ययन करने वाला तथ्यों का अध्ययन स्वयं अपनी आंखों के द्वारा करता है। ठीक है, और इस विधि में सामूहिक व्यवहार और जटिल व्यवहार दोनों ही प्रकार की समस्याओं का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। बच्चों, मॉसर ने 1958 में बताया था कि ये जो विधि होती है ये वैज्ञानिक पूछताछ की दृष्टि से एक श्रेष्ठ विधि कही जा सकती है, क्योंकि कानों की अपेक्षा व्यक्ति किस पर विश्वास करता है, नेत्रों पर विश्वास करता है, क्योंकि आंखों के द्वारा देखी हुई चीज पर ज्यादा यकीन होता है बजाय कि कानों के द्वारा सुनी हुई चीज पर। ठीक है, तो इन सारी बातों के आधार पर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि निरीक्षण विधि में जो अध्ययन किया जाता है बहुत ही सावधानी पूर्वक नेत्रों का पूरी तरह उपयोग करके किया जाता है। और ये जो अध्ययन होता है, अध्ययन करने वाला प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लेता है, यानी कि स्वयं वहां उपस्थित होकर के उस चीज को देखता है। इस विधि के द्वारा किसी भी अध्ययन की प्राथमिक सामग्री जो होती है ना बच्चों, जो कि प्रारंभ में हमें इकट्ठी करने की जरूरत होती है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। और साथ ही साथ नियंत्रित निरीक्षण विधि की सहायता से महत्वपूर्ण आंकड़े भी एकत्रित किए जाते हैं। नियंत्रित निरीक्षण विधि से यहाँ पर तात्पर्य है कि निरीक्षण को नियंत्रित रखा जाए। ठीक है, और उससे महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं। बच्चों, इस विधि की सहायता से हम सामूहिक व्यवहार का भी अध्ययन बहुत आसानी से कर सकते हैं।
और इसके द्वारा सामूहिक व्यवहार का अध्ययन तो हम करते ही हैं, और इसके अलावा प्राथमिक आंकड़ों के उपयोग के लिए इसका संकलन किया जाता है, जैसे कि अधिगम से संबंधित अध्ययन, प्रत्यक्षीकरण, अभिप्रेरणा, संवेग, व्यक्तित्व, नेतृत्व, बालकों का सामाजिक विकास और सामूहिक व्यवहार आदि का विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। बच्चों, निरीक्षण विधि जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है और इसकी सहायता से मनोविज्ञान की विभिन्न समस्याओं को प्राथमिक निरीक्षणों के आधार पर चुनते हैं। मेरे ख्याल से अब आप निरीक्षण विधि के बारे में थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे और है निरीक्षण विधि के बारे में थोड़ा बहुत और मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आगे आने वाली चीज़ों में भी सम्मिलित होने वाला है। हमने पहले भी पढ़ा था, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें अब हम पढ़ेंगे निरीक्षण विधि के पद के बारे में। निरीक्षण विधि के जो पद होते हैं उनमें पहला है उपयुक्त योजना। बच्चों, उपयुक्त योजना से तात्पर्य होता है कि निरीक्षण विधि से अध्ययन करने से पहले आवश्यक है कि अध्ययन व्यवहार और समस्या के संबंध में उपयुक्त योजना बना ली जाए। यानी कि व्यक्ति जब भी निरीक्षण करे उसके पहले वो एक उपयुक्त योजना सामने तैयार कर ले। निरीक्षणकर्ता को निरीक्षण करने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि किन लोगों का निरीक्षण करना है, किस प्रकार का निरीक्षण करना है, किस प्रकार के व्यवहार का निरीक्षण करना है, निरीक्षण के लिए क्षेत्र क्या होगा, समय क्या होगा, उपकरण कैसे होंगे, किन किन को काम में लेना है, इन सारी बातों के बारे में पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए। और जब पहले से योजना बना ली जाती है तो अध्ययन अधिक उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, सुनियोजित हो जाता है और इस प्रकार की योजना शुद्ध आंकड़ों के संकलन में सहायक होती है। दूसरा है बच्चों व्यवहार का विश्लेषण या निरीक्षण। अध्ययन समस्या क्या है, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत अधिक जरूरी है। अध्ययन समस्या, व्यवहार और उपकरण आदि के संबंध में जब व्यक्ति पहले से ही योजना बना ले, उसके बाद योजना के अनुसार पूर्व निश्चित उपकरणों और आंखों की सहायता से अब व्यवहार का निरीक्षण प्रारंभ किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो हमने पहले ही योजना बना ली, उस योजना के अनुसार अब हम क्या करेंगे, निश्चित उपकरणों और आंखों की सहायता से व्यवहार का निरीक्षण प्रारंभ करेंगे। निरीक्षण करते समय जो निरीक्षण करता होता है, यानी कि निरीक्षण करने वाला होता है, व्यवहार के उन पक्षों का निरीक्षण अधिक ध्यान से करता है और उन पर अधिक अपना ध्यान केंद्रित करता है जो कि उनकी अध्ययन समस्या से संबंधित है और जिनके बारे में पहले से ही योजना बनाई जा चुकी थी। ठीक है, वह निरीक्षण के साथ साथ विभिन्न उपकरणों की सहायता से व्यवहार को नोट भी करता है। तो पहला हमने पढ़ा उपयुक्त योजना, दूसरा व्यवहार का विश्लेषण या व्यवहार का निरीक्षण। आप इसे व्यवहार का निरीक्षण लिखिए। और अब हम आते हैं व्यवहार को नोट करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है बच्चों। व्यवहार को नोट करने का कार्य निरीक्षण के साथ साथ ही होते रहना चाहिए। व्यवहार को नोट करने के लिए वे सभी उपकरण जिसकी की आवश्यकता है पास में होने चाहिए, साथ में रखने चाहिए, क्योंकि योजना में हम उनके बारे में सोच चुके थे। कमरे के किस प्रकार का कमरा होगा, उसमें किस प्रकार से नोट करना है, मूवी के माध्यम से, लिखने के माध्यम से, किसके उपयोग से किसी भी प्रकार के व्यवहार को सरलता से नोट किया जा सकता है। मूवी कैमरा जब हम लेते हैं जिसमें कि पिक्चर बनाई जाती है, उसमें उन पिक्चर को, क्योंकि उसको दोबारा भी देखा जा सकता है, इसलिए उसका उपयोग करके व्यवहार को नोट किया जाता है और निरीक्षण किया जाता है। इसी प्रकार से व्यवहार से संबंधित संवादों को टैप रिकॉर्डर में नोट किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग के द्वारा नोट किया जा सकता है। आजकल मोबाइल है बच्चों, मोबाइल में रिकॉर्ड किया जा सकता है और फिर उनको बार बार सुन करके, पढ़ करके उनका ध्यान से अनुभव किया जा सकता है और उनका विश्लेषण किया जा सकता है।
अध्ययनकर्ता व्यवहार के उन पक्षों को अधिक सावधानी और ध्यान से नोट करता है और उन्हें ही नोट करना चाहिए जो कि उनकी अध्ययन समस्या से संबंधित है और पहले से ही नोट किए जा चुके हैं, मतलब पहले से ही सोचे जा चुके हैं कि हमें किस व्यवहार का अध्ययन करना है। तो बच्चों, पहले योजना बना ली, योजना बनाने के बाद व्यवहार का निरीक्षण किया, निरीक्षण के बाद व्यवहार को नोट किया। अब आता है विश्लेषण करना। समस्या से संबंधित व्यवहारों के निरीक्षणों को जब नोट कर लिया गया, उसके बाद अध्ययनकर्ता जो होता है वह प्राप्त निरीक्षणों को यदि संभव होता है तो अंकों में बदल लेता है और फिर प्राप्त जो अंक होते हैं उनकी सारणी बना लेता है और सारणी बनाने के बाद स्टैटिस्टिकल मेथड से यानी कि सांख्यिकीय विधियों से आंकड़ों का विश्लेषण करता है। यदि निरीक्षित व्यवहार को अंकों में परिवर्तित करना संभव नहीं है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जो व्यवहार निरीक्षित किया है, जिसको हमने देखा है, उसको अगर हम अंकों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं तो किसी अन्य कसौटी के आधार पर निरीक्षित व्यवहार का विश्लेषण किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है व्याख्या और सामान्यीकरण। निरीक्षित व्यवहार का विश्लेषण कर लिया और उसके बाद व्यवहार की जाती है व्याख्या। क्या किया जाता है? व्यवहार की व्याख्या की जाती है। अगर संभव होता है तो व्यवहार की व्याख्या जो सिद्धांत प्रतिपादित किए जा चुके हैं उस समस्या से संबंधित उनके आधार पर ही व्याख्या की जाती है, या फिर व्यवहार के कारणों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है कि किस परिस्थिति में किस बच्चे ने क्या व्यवहार और क्यों किया। मनोविज्ञान के अध्ययन में बहुधा सैंपलिंग की सहायता से इस कार्य को किया जाता है और मनुष्यों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पशुओं पर भी बच्चों कई बार ये अध्ययन किए जाते हैं। मनुष्यों का जब प्रतिदर्श लिया जाता है तो इस अवस्था में प्रतिदर्श के सामान्यीकरण की आवश्यकता हो जाती है। सामान्यीकरण में ये देखा जाता है कि जो हमने नमूने लिए, सैंपल लिए या प्रतिदर्श, इन्हें आप कुछ भी कहें, उनसे जो हमने परिणाम प्राप्त किए, कहाँ तक ये परिणाम सामान्य जनसंख्या पर लागू होते हैं। मेरी बात आप आसानी से समझ गए होंगे कि पहले हमने व्याख्या की है, व्याख्या के बाद में ये देखा जाता है कि सामान्य जनसंख्या पर ये जो व्याख्या हुई है और ये जो परिणाम प्राप्त हुए हैं किस हद तक लागू होते हैं। तो निरीक्षण विधि के अभी हमने 5 पद पढ़े हैं बच्चों। पहला, उपयुक्त योजना, व्यवहार का निरीक्षण, व्यवहार को नोट करना, विश्लेषण करना, व्याख्या, सामान्यीकरण करना। आज हमने निरीक्षण विधि क्या होती है इस बारे में समझा। निरीक्षण विधि की कुछ जो प्रचलित प्रणालियां हैं उनको समझा, जिसमें कि 3 प्रणालियां थीं। डायरी डिस्क्रिप्शन, बायोग्राफी मेथड भी जिसे कहा जाता है। दूसरी प्रणाली स्पेसिमेन डिस्क्रिप्शन टेक्निक और तीसरी प्रणाली होती है इवेंट सैंपलिंग। और उसके बाद हमने निरीक्षण प्रणाली के निरीक्षण विधि के पद पढ़े थे। उपयुक्त योजना, व्यवहार का निरीक्षण, व्यवहार को नोट करना, विश्लेषण, व्याख्या और सामान्यीकरण। अब हम निरीक्षण के प्रकार जब भी पढ़ेंगे वो हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।